हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आदाब, प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज में भी आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके हाथ में पेन और पेपर है तो जीके के इस डिस्कशन सेशन में भी आप सभी का स्वागत है। आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करते हैं और पहले प्रश्न क्या है इसमें देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक सेना किस देश के पास है? चीन के पास, भारत के पास, यूएसए या ब्रिटेन के पास? तो दुनिया में सबसे अधिक सेना जो है चीन के पास है और दुनिया में सबसे अधिक सेना चीन के पास कितना है? तो 21 लाख, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 21,85,000 जो है चीन के पास सेना है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर भारत है और भारत के पास कितने हैं? तो 14 लाख, कितना? 14,45,000 भारत के पास सेना है। ये सब नवीनतम आंकड़े हैं जो इनकी सेनाओं के आंकड़े को बताता है। यूएसए के पास है 14 लाख सेनाएं हैं यूएसए के पास। तो पहले स्थान पर सेना के दृष्टिकोण से सबसे अधिक सेना किस देश में है? तो चीन में। दूसरा स्थान पर भारत, तीसरा स्थान पर अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है? कहता है कैस्पियन सागर झील निम्न में से किन देशों से घिरा है? कैस्पियन सागर झील किन देशों से घिरा है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रूस, पाकिस्तान, ब्रिटेन या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस। ये जो है इतने देशों से लगभग इतने देशों से 5 देशों से जो है कैस्पियन सागर झील घिरा हुआ है। चलिए कैस्पियन सागर का हम लोग करते हैं सैर और कैस्पियन सागर किन किन देशों से घिरा हुआ है ये भी मैप की सहायता से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैस्पियन सागर झील है और ये है कैस्पियन सागर झील। कौन? ये है कैस्पियन सागर झील। किन किन देशों से घिरा हुआ है ये भी हम लोग मैप की सहायता से देखते हैं। तो ये है देखिए ईरान, फिर है तुर्कमेनिस्तान, फिर है कजाकिस्तान, उसके बाद है रूस, इसको रूस कहते हैं, ये है रूस। आपको दिखाई भले नहीं पड़ रहा हो लेकिन ये रूस है। तो हो गया ईरान। कौन कौन हो गया? तैरो नहीं यार, चलो। ये हो गया ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और ये है आपको अजरबैजान। तो मेरे प्यारे साथियों, इतने 5 देशों से जो है कैस्पियन सागर झील घिरा हुआ है और इन 5 देशों में कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। कैसा देश है? सबसे बड़ा लैंडलॉक देश, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कहने का मतलब क्या हुआ कि वो वैसा देश जिसकी कोई चारों तरफ से स्थल सीमा से जुड़ा हो, वैसा देश जिसके चारों तरफ की सीमाएं स्थल से ही जुड़ा हो। इधर भी स्थल है, मतलब चारों तरफ स्थल ही स्थल है। ये सागर नहीं है, ये बहुत सागर, कैस्पियन सागर केवल नाम है। देखिए चारों तरफ से किसी से ही मिलता नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं मानना है कि कजाकिस्तान जो है सागर से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर की सीमाएं जो है स्थल से जुड़ा है, उसी को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, स्थलबद्ध कंट्री कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये देश है और इसके इस तरफ भी स्थल है, इस तरफ भी स्थल है, इस तरफ भी स्थल है और इस तरफ भी स्थल है। मतलब चारों तरफ की सीमाएं जो उसके स्थल से घिरा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लैंडलॉक कंट्री। तो एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो ये है कजाकिस्तान। चलिए कैस्पियन सागर झील किन किन देशों से घिरा हुआ है इसके बारे में भी हम एक शॉर्ट बातें करते हैं। और शॉर्ट बातें क्या है सो देखिए। तो आपको इसको याद रखने के लिए टिकरा शब्द का प्रयोग करना है। किसका? टिकरा, TIKRA, टिकरा। टिकरा कहने का मतलब क्या हुआ? टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान,
के से कजाकिस्तान, आर से रूस और ए से अजरबैजान। तो टिकरा के माध्यम से आप रख सकते हैं याद कि कैस्पियन सागर झील इतने 5 देशों से घिरा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व हिंदी सचिवालय निम्न में से कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस, नागपुर, मुंबई या अमेरिका? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के मोका गांव में। कहाँ? मॉरिशस के मोका गांव में विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी को भारत और मॉरिशस के बीच हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिलाने के लिए एक बैठक हुआ नागपुर में। मतलब 10 जनवरी 1975 को भारत और मॉरिशस के बीच बैठक हुआ। कहाँ? 1975 में। 10 जनवरी 1975 में भारत और मॉरिशस के बीच बैठक हुआ भारत के नागपुर शहर में। कहाँ पर? नागपुर शहर में। और इसीलिए प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जब विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया गया ये भी बात आप लोग जान गए कि 10 जनवरी 1975 को भारत और मॉरिशस के बीच भारत के नागपुर शहर में सम्मेलन हुआ था। क्यों? क्योंकि भारत को हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है WEF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो WEF की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972, 1971, 1973 या 1974? तो WEF की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया। कब? 1971 में। WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी स्थापना 1971 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका कार्य क्या है? तो फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को साझा मंच उपलब्ध कराता है। तो WEF की स्थापना कब हुई? तो 1971 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। अब बोलिए कि इस प्रश्न को लिया क्यों गया? तो चलिए, इस प्रश्न को लेने के पीछे कारण है कि जिनेवा किन किन संगठनों का मुख्यालय है। यदि आपको याद है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, और नहीं तो चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। कहता है कि किन किन संगठनों का मुख्यालय जिनेवा है। तो सबसे पहला संगठन का नाम ITU है। ITU यहाँ पर दिया हुआ है। सारे संगठन ITU है, ILO, WHO, WMO, WIPO, और इन सारे का फुल फॉर्म दिया हुआ है। इन सारे संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। यदि आप नहीं जानते तो जरूर छाप लीजिए। ITU कहने का मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ILO कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को
ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। प्रतिवर्ष मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को प्रतिवर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए WHO कहने का मतलब वर्ल्ड, यहाँ डी छूट गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और प्रतिवर्ष जो है हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। चलिए WMO कहने का मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO कहने का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और WMO की स्थापना जो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा। चलिए WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना, WIPO की स्थापना कब हुई थी? तो WIPO की स्थापना हुआ था कब? 1967 में। तो WIPO की स्थापना हुई थी 1967 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका हिंदी होता है। WTO, देखिए WTO यदि आपको कहे तो इसको 2 रूपों में आपको याद रखना है। पहला रूप क्या है? तो WTO कहने का मतलब जो है, पहला इसका रूप है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1995 को, है ना, 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WTO, विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी 1925 में। तो विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। चलिए रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना हुआ 1863 में। कब हुआ? हेनरी ड्यूरांट ने इसकी स्थापना की थी। कब? हेनरी ड्यूरांट ने इसकी स्थापना की थी। इसको प्रतिवर्ष 8 मई को, ये भी जानिए, प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1917 में, 1944 में और 1963 में। कब? 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस को क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 8 मई को। चलिए WCC, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, इसका हिंदी नाम भी वही है। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसकी स्थापना हुई थी, मतलब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना हुई था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना 1950 में हुआ। अंकटाड की बात करें तो अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 में अंकटाड की स्थापना। चलिए ECM, यूरोपीय कॉमन मार्केट, ICTA, यूरोपियन कॉम्पिटिटिव टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इतने सारे संगठनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जिनेवा जितने भी संगठन का मुख्यालय सब आपको एक जगह मिल गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया? मर्मागोवा का, कांडला का, मंगलुरु, मुंबई, कोच्चि या नाहवा सेवा? तो किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया? तो
तो ये कर दिया कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह है कहाँ? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। मार्मागोवा गोवा में है। मंगलुरु कर्नाटक में है। मुंबई कहाँ है? मुंबई है महाराष्ट्र में। कोचीन केरल में। और नाहवा सेवा मुंबई में है ना। तो ये सारे जो हैं, ये सारे बंदरगाह जो आपको दिख रहे हैं, मार्मागोवा, आप तो कांडला को हम लोग कहेंगे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, तो मार्मागोवा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, मंगलुरु मुंबई, कोच्चि और नाहवा सेवा, ये सारे के सारे बंदरगाह जो हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है किस नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है? गंडक, कोसी, घाघरा या शारदा? तो मेरे प्यारे साथियों, गंडक को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गंडक को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। ये निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है कहाँ से? तो नेपाल से निकलती है। और नेपाल में ही गंडक नदी को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो इसकी सहायक नदी है काली गंडक और त्रिशूली। कौन? काली गंडक और त्रिशूली, इसके दो सहायक नदी हैं। काली गंडक और त्रिशूली इसका सहायक नदी है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं गंडक में, जो गंडक नदी में जो मिलने वाले गोल गोल पत्थर हैं उसको क्या कहते हैं? तो गोल गोल मिलने वाले पत्थर को क्या कहते हैं? बताइए। शालिग्राम। क्या कहते हैं? शालिग्राम। मतलब गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को कहा जाता है शालिग्राम। क्या कहते हैं? शालिग्राम। और जब गंडक नदी नेपाल से निकल करके मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? नारायणी। क्या कहते हैं? नारायणी। तो गंडक को मैदानी भागों में नारायणी और गंडक को नेपाल में शालिग्राम। शालिग्राम क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो गोल गोल पत्थर मिलते हैं उसी को शालिग्राम कहा जाता है। चलिए कोसी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? अच्छा, गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंडक नदी का आपको कुल लंबाई याद रखना है 425 किलोमीटर। गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। ये आकर के कहाँ मिल जाता है? गंगा में मिल जाती है ना। आगे देखिए, पटना के समीप ना, कहाँ पर? पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। कोसी। कोसी की बात करें तो कोसी जो है गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है और कारागोला के समीप दक्षिण पश्चिम में आकर के गंगा में मिल जाती है। घाघरा। घाघरा की बात करें तो घाघरा के दो नाम हैं। कौन कौन? एक तो इसका करनाली, इसको करनाली कहते हैं। करनाली। क्या? करनाली या कौरियाली। कौरियाली। घाघरा के दो और नाम हैं, करनाली या कौरियाली। कौरियाली। तो घाघरा के दो नाम हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? तो नेपाल में तलकाकोट के मापसा तुंग हिमानी से निकलता है। कहाँ से? नेपाल के तलकाकोट के मापसा तुंग हिमानी से निकलता है और बिहार में आकर के, बिहार में कहाँ पर? बिहार में आकर के सारण एवं बलिया जिले के समीप गंगा में, कहाँ? सारण और बलिया जिले के समीप गंगा में मिल जाती है। सारण और बलिया जिले के समीप गंगा में आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। चलिए शारदा। शारदा का एक और नाम क्या है? तो शारदा चली थी बनने गंगा लेकिन हो गई ये काली गंगा। क्या हो गई? काली गंगा। मतलब इसको भी शौक था कि हम भी गंगा बने, लेकिन बन गई क्या? काली गंगा। तो शारदा को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से। कहाँ? कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है और बहराम घाट के समीप घाघरा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है?
घाघरा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 602 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कहता है किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। तो किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया या पोराफायरा अल्वा सरगासन, लेमिनेरिया नॉस्टक एनाबिना या केल्प, क्लोरेला या लेमिनेरिया। तो शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में, किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? तो उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया। लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया, इन तीनों का उपयोग जो है आयोडीन बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? आयोडीन बनाने में किया जाता है। पोरफायरा अल्वा सरगासन लेमिनेरिया और नॉस्टक का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है खाद बनाने में। नॉस्टक एनाबिना और केल्प, इसका उपयोग किया जाता है खाद बनाने में। औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है पोरफायरा अल्वा सरगासन लेमिनेरिया और नॉस्टक को। किसको? पोरफायरा अल्वा सरगासन लेमिनेरिया और नॉस्टक को, है ना। इसका उपयोग किया जाता है औषधि बनाने में, जबकि खाद बनाने में उपयोग किया जाता है नॉस्टक एनाबिना और केल्प को। चलिए, तो आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? लेमिनेरिया फ्यूकस और एक्लोनिया को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है किसका उत्पादन यकृत के द्वारा नहीं होता है? किसका उत्पादन यकृत के द्वारा नहीं होता है? मतलब इन चार ऑप्शन में से किसका उत्पादन जो यकृत के द्वारा नहीं होता है? फाइब्रिनोजन का, हिपैरिन का, पीत का या इंसुलिन का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इंसुलिन का निर्माण यकृत के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन का निर्माण जो होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। किससे? बीटा कोशिका से जो होता है, बीटा सेल से होता है इंसुलिन का निर्माण। इंसुलिन बात आई है तो इंसुलिन के बारे में हम लोग जानते हैं। इंसुलिन है क्या? तो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। और यदि इंसुलिन नहीं बने, शरीर में अल्प स्रवन, मतलब शरीर में इंसुलिन नहीं बनने को या अल्प स्रवन को क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। और यदि इंसुलिन शरीर में अत्यधिक मात्रा में निर्माण हो रहा है, मतलब अति स्रवन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा बीमारी होगा? तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज रोग। और जब इंसुलिन ज़्यादा बनने लगेगा तो उससे भी रोग होता है, मतलब कम हुआ तो भी रोग, ज़्यादा हुआ तो भी रोग। तो इंसुलिन के अत्यधिक स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। कौन? हाइपोग्लाइसीमिया रोग, हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसुलिन के अल्प स्रवन से होता है मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग, और अति स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ब्लड में रक्त की मात्रा बढ़ना, ब्लड में या रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मधुमेह। मतलब ब्लड में या रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। चलिए और भी बात करते हैं फाइब्रिनोजन की। तो फाइब्रिनोजन का क्या कार्य है? तो फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे आपका शरीर कट गया और जब खून बाहर निकल रहा है तो उसको क्लॉट करने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजन। हिपैरिन क्या करता है? तो हिपैरिन का कार्य है शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग कहने का मतलब जमना, तो ब्लड क्लॉटिंग को जमने से रोकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन। पीत क्या है? तो पीत एक पीला हरा जो है क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? पीला हरा क्षारीय, ऐसा नहीं पीत अम्लीय नहीं, क्षारीय है। और पीत का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7। अब चलिए यकृत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं।
यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलोग्राम यकृत का वजन होता है। यकृत ही प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मतलब जब प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में आपको मिले तो उसको बदल करके ये यकृत किस में कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में भी बदल देता है। तो प्रोटीन यदि शरीर में प्रोटीन का निर्माण ज़्यादा हो रहा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, और यदि शरीर में वसा कम मात्रा में है तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ अंश को वो क्या किस में बदल देता है? फैट में बदलता है, मतलब वसा में बदलता है। यकृत का कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, ये भी कार्य है ना। और विष देकर मारे गए व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किसके माध्यम से किया जाता है? तो इस यकृत के माध्यम से ही किया जाता है। जहर देकर जो व्यक्ति मारे जाते हैं तो उसका पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जहर से मारा गया है या नहीं, किसके? यकृत से। चलिए अब हम लोग अगले बात करते हैं। अगला कहता है जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो जल में नमक मिलाने पर मेरे प्यारे दोस्तों यही एक ऐसा है कि जल में यदि नमक मिला दें तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। बाकी यदि जल में आपको वाशिंग पाउडर मिला दें, मतलब सर्फ साबुन घोल दें, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, ये भी आप जानते हैं। गर्म सूप मतलब स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन क्यों लगता है? गरम गरम भोजन जो होता है स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। तो जल में डिटर्जेंट मिलाइए तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा। गर्म जल का क्या होता है? गर्म जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। यदि जल में तेल को छिड़क दें तो वहाँ पर जो मच्छर वगैरह डूबकर मर जाते हैं, तो वहाँ पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ऐसा होता है। तो केवल इसका एक कारण रखिएगा याद कि जल में यदि नमक मिला दें, क्या मिला दें? जल में यदि नमक मतलब साल्ट, और साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होता है? NaCl। जल में यदि NaCl मिला दें तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बाकी पृष्ठ तनाव क्या होता है? बाकी सब याद रखिएगा, घट जाएगा। चलिए पृष्ठ तनाव कम के कारण कहेगा कि गर्म जल में कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गर्म जल में जब डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम जाता है, और कपड़े के अंतिम छोर तक, जहाँ तक मैल है वहाँ तक पहुँच करके उसको निकालने का काम करता है। तो बस एक ही कारण है, जल में जब नमक मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा पृष्ठ तनाव बढ़ा हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर कहें या जूल प्रति मीटर स्क्वायर कहें, ये दोनों मात्रक किसके होते हैं? पृष्ठ तनाव के। वर्षा की बूंदे गोल किसके कारण होता है? तो वर्षा की बूंदे जो होता है गोल गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णन है। और वर्तमान में भारत में कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं, माइनॉरिटीज हैं? तो ये 6 हैं। कौन कौन? तो ये है, देखिए यहाँ पर मुस्लिम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। 6 ही जाति समुदाय के लोग को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। किसका? अल्पसंख्यक का दर्जा। और ये जो है अपने हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 के तहत कर सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 30 आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या है? तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मनपसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, और सरकार उस शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देने में कोई जो है कोताही नहीं बरतेगी। तो अनुच्छेद 30 में क्या है? तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद की शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में
कोई गलती नहीं करेगी, मतलब सरकार को अनुदान देना ही देना है। चलिए अनुच्छेद 28 क्या है? तो अनुच्छेद 28 है राज विधि से पूर्णतः पोषित, मतलब कि वैसा संस्थान जो राज्य सरकार के अनुदान के सहयोग से चल रहा है, राज्य सरकार के अनुदान के सहयोग से चल रहा है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है ना। अभी कर्नाटक में ऐसा मामला आया था कि वैसे संस्थान, वैसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य के सहयोग, मतलब कि राज्य के अनुदान के सहयोग से चल रही, राज्य के अनुदान कहने का मतलब कि उसको चलाने के लिए जो खर्च है समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा आवंटित किए जाते हैं, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। चलिए अनुच्छेद है 26। अनुच्छेद 26 क्या है? तो अनुच्छेद है 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध की व्यवस्था, मतलब कोई भी यदि व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है तो उसके प्रबंध की व्यवस्था कौन अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 26 में। चलिए अनुच्छेद 29, 30, 28 और 26 हम लोग सारे जान गए। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। यहाँ से बैठा दीजिए ऐसे कर करके, 6 मौलिक अधिकार है। पहला क्या है? 6 मौलिक अधिकार को आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, 6 मौलिक अधिकार को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई। महाधिवक्ता कहने का मतलब एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल जो होता है ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानून अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 का संबंध अटॉर्नी जनरल से है। किससे? अटॉर्नी जनरल, मतलब अटॉर्नी जनरल कहने का मतलब क्या हुआ? महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल, है ना। अटॉर्नी जनरल महान्यवादी। तो इसका व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 76 में। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये जो होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 120 क्या है? तो अनुच्छेद 120 जानने से पहले जानिए कि अनुच्छेद 348 के तहत जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब निर्वाचित क्या, 545 जो लोकसभा में सदस्य हैं, 545 सदस्य, तो 545 सदस्य में यदि किसी भी सदस्य को ऐसा कहा गया अनुच्छेद 348 में कि संसद की कार्यवाही जो होगा हिंदी या अंग्रेजी में संचालित की जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। लेकिन यदि 545 में से किसी भी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भाषा नहीं आता है, उसको अपनी मातृभाषा आता है, तो अपनी मातृभाषा में संसद में अपना अभिव्यक्ति दे सकता है। जैसे मान लेते कि किसी को उड़िया आता है, किसी को बंगाली आता है, किसी को आसामी आता है, ऐसे करके होता है ना, 22 भाषाएं हैं, तो उनमें से किसी भी अपनी मातृभाषा में संसद में अपना अभिव्यक्ति दे सकता है। ये है अनुच्छेद 120 के सब क्लॉज 1 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 348 में क्या है? तो अनुच्छेद 348 में है कि संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन इसका भी काट किया गया है अनुच्छेद 120 के सब क्लॉज 1 में कि यदि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी संसद सदस्य को यदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई नहीं आता, यदि उसका अपना क्षेत्रीय भाषा आता है, तो वो अपने क्षेत्रीय भाषा में संसद में अपना अभिव्यक्ति दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, संसद की बात आया है तो संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में। आप याद रखिएगा, संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो 79 में संसद की व्याख्या, अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में लोकसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा और अनुच्छेद 82 में क्या है?
अनुच्छेद 82 में है परिसीमन आयोग। क्या? परिसीमन आयोग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। आपको याद रखना है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1972 में हुआ था। और यदि बात करें राष्ट्रीय जल बोर्ड की, जल बोर्ड की स्थापना कब हुई? मतलब राष्ट्रीय जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना, तो ये हुआ 1974 में। कब हुआ? 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में। ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जल संरक्षण अधिनियम 1974 में, और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आपके टॉप 10, टॉप 12 है ना, टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सारे पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हाँ, एक बात और, इन सारे क्वेश्चन का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो का त्यों हूबहू मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के प्रवीण स्टडी क्लासेज के नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चन के PDF का मजा उठा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।